बहू बहू, जरा पाँव पर कंबल डाल देना, आज बहुत ज्यादा ही ठंड हो गई है। देख तो महावीर काम से अभी तक लौटा कि नहीं। सलमा उठकर अपना कंबल अपनी सास को डाल देती है और बाहर देखती है तो कोहरे में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। इतनी ठंड में भी इनको काम पर जाना पड़ता है। कितना कष्ट पाकर हम बच्चों को पाल रहे हैं। बच्चे कुछ बन जाए तो इनकी मेहनत सफल हो जाए। तभी सलमा की बेटी मीना की जोर से चीखने की आवाज आती है। हे भगवान, इसे ठंड न लग गई हो। हमारे पास दवाई के अभी पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं मेरी बच्ची को ठीक कैसे करूँगी। मीना, तू अभी गर्म पानी पी। महावीर थका हारा घर लौटता है। वो ठंड से कांप रहा था। सलमा, जरा सी चाय बनाकर दे दोगी तो सर्दी से राहत मिल जाएगी। इस बार ठंड ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना। मेरा शरीर बुरी तरह जकड़ रहा है। सलमा चाय बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि घर में दूध ही नहीं था। अगर इनको बोलूंगी कि दूध नहीं है तो इनको दुख लगेगा। एक काम करती हूँ, जाकर पड़ोस से दूध मांग लाती हूँ। और सलमा पीछे के दरवाजे से निकलकर पड़ोस की कमला के यहाँ जाकर उसका दरवाजा पीटती है। दीदी जी, थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या? मेरे पति की हालत ठंड से खराब है। इनको राहत के लिए चाय बनानी है। कमला दरवाजा खोलती है और सलमा को घूर कर देखती है। लो जी पप्पू के पापा, बेटी की डिमांड तो देखो। चीनी शक्कर तो छोड़ो, मैडम को सीधे दूध ही चाहिए। घर में खाने के वांदे हैं और इनके पति को दूध चाहिए। सलमा विनती करने के लिए कमला का हाथ पकड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाती है। तूने मुझे छुआ कैसे? कौन जात कौन बिरादरी की है पता नहीं, हम खानदानी लोग हैं। तूने हाथ कैसे लगाया? हाँ, नाम भी तो देखो, सलमा। पता नहीं कौन धर्म की है। चली जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। कमला सलमा को झटक कर बाहर फेंकती है। बर्फ से ढकी जमीन पर सलमा औंधे मुंह बस सुबक ही रही थी और कमला ने जोर से दरवाजा पटककर बंद कर दिया। मैं क्या करूं? कहाँ से छोटू के पापा को दूध लाकर दूं? सलमा रो ही रही थी कि तभी पीछे से उसके कंधे पर हाथ आता है, जो कि महावीर का था। सलमा हैरान थी कि महावीर यहाँ क्या कर रहा है। मैंने सारी बात सुन ली है सलमा। ऐसी चाय पीकर मैं क्या ही करूँगा जो तुम इतनी बेइज्जती झेलो। हम गरीब हैं पर भिखारी नहीं। चलो, मुझे चाय नहीं पीनी। और महावीर अपनी बीवी को इतनी भयंकर ठंड में स्वाभिमान की गर्मी का दिलासा लेकर वापस ले आया। मीना और छोटू दरवाजे पर खड़े उनकी राह ताक रहे थे। माँ देखो ना, दादी बहुत ज्यादा ही कांप रही है। हमको इनको अस्पताल ले जाना चाहिए माँ। अस्पताल का नाम सुनकर महावीर और सलमा एक दूसरे की ओर देखते हैं। इतने पैसे ही कहाँ थे कि अस्पताल का खर्चा उठाया जा सके। अरे बच्चों, कहाँ इतनी ठंड लग रही है मुझे। ये कोई ठंड की कपकपी थोड़ी ही है। ये तो मेरे बुढ़ापे की कपन है। हड्डियां कमजोर हो गई है ना। कल जाड़े में बैठूंगी तो सब सही हो जाएगा। सलमा, माँ को अगर लेकर भी जाए तो बाहर इतनी बर्फ है कि अस्पताल तक जाना संभव नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर साल सरकारों से लेकर बड़े बड़े घरों के दीवारों के रंग बदलते हैं, बस जो नहीं बदलता वो है गरीब का नसीब। मैं क्या करूं सलमा, मैं क्या करूं? सलमा भी बेबस सी बेचारी बस अपने आंसू छिपाकर रह जाती है। तभी दोनों बच्चे अपना कंबल अपनी दादी को ओढ़ा देते हैं। दादी, ये लो, तुम ओढ़ लो। आज इतनी ठंड नहीं है कि हमें कंबल ओढ़ना पड़े। तुम ओढ़ोगी तो ठीक हो जाओगी। और देवकी तो 3 कंबल ओढ़ लेती है, मगर उस रात सलमा, महावीर और बच्चे बिना कंबल ही ठंड में ठिठुरते रहते हैं। रात शुरू हुई ही थी कि तभी महावीर बाहर जाने लगता है। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे तो हमारे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। मैं कुछ ईंधन और लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। आग जलाकर तो हम गर्मी कर ही सकते हैं ना। सलमा को महावीर का विचार पसंद आता है और महावीर लकड़ियाँ लेने पीछे जाता है। वो लकड़ियाँ उठाकर जाने ही लगता है कि पीछे से एक साहूकार की तेज आवाज आती है। कौन है वहाँ अंधेरे में? अच्छा, तो तुम हो। चोरी करने का एकदम सही वक्त चुना है तुमने। रात के समय सब सो रहे हैं और तुम चुपचाप हमारे पेड़ काट कर ले जाओगे। वाह, तुमको हम सब पागल लगते हैं ना। महावीर घबराकर लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर हाथ जोड़ता हुआ गिड़गिड़ा उठा। नहीं, मालिक ऐसी बात नहीं है। हम तो बस परिवार के खातिर थोड़ी सी लकड़ियाँ चाहते थे। ठंडी बहुत भयंकर है मालिक। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ठंड लगती है और बच्चों को ठंड से बचा नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हो? एक काम करो, उनको कहीं मजदूरी के लिए भेजो और अपनी बूढ़ी माँ को आश्रम भेज दो। दोनों मियाँ बीबी फिर आराम से रहना। तुम गरीबों को तो ठंड में होना ही नहीं चाहिए। ठंड तुम्हें लगती है और नुकसान हमारा करने लगते हो। अब हमारा कोई ठेका है क्या तुम्हें पालने का? निकलो यहाँ से।
महावीर अपना समूह लेकर गीली आंखों से वापस घर के अंदर आने लगता है। सलमा उसका खाली हाथ देखती है। इजी क्या हुआ? लकड़ियाँ? सबके सब जल्लाद हैं सलमा, किसी को नहीं पड़ी हमारी। खुद को मखमल के कंबल में पूरी सर्दी काट कर भी कश्मीर की बर्फ के मजे में पैसा बहा देंगे, लेकिन मैं जरा सी लकड़ी मांग लूं तो गरीब अभिशाप है। पता है साहूकार ऐसा बोला कि अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा दो। तुम ही बताओ, मैं दिन रात का इस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मजदूरी करें। सलमा महावीर को शांत कराकर सीने से लगाती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ की गर्मी से ही रात काटते हैं। मीना और छोटू आंख नीचे फर्श पर सिकुड़े पड़े थे और सोने का नाटक कर रहे थे। दीदी तुम सो गई क्या? नहीं छोटू, ठंड बहुत है, नींद नहीं आ रही। दीदी तुम मेरी पैंट और शर्ट भी पहन लो, फिर तुमको कम ठंड लगेगी। और पागल तू? दीदी माँ कहती है ना, तू तो बेटा है, बेटों में वैसे ही खून गर्म होता है, मुझे कुछ नहीं होगा। पागल छोटू, माँ बाबा को ऐसे देखकर बुरा लगता है। शायद साहूकार ने सही कहा था कि अगर बच्चे भी मजदूरी करे तो घर में 2 पैसे ज्यादा आएंगे। क्या? तो हम कल से काम पर जाएंगे? तू नहीं, बस मैं जाऊंगी और तू जाएगा स्कूल, समझा? और ये बात हम दोनों का सीक्रेट रहेगा, ठीक है? मीना छोटू एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से लिपट कर सिकुड़ते हुए सो गए। बाहर की शीतलहर की हवाएं घर की टूटी खिड़कियों से फटकारे मार रही थी, मगर बचाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी ओर अपने कमरे में मोटे कंबल में फैलकर सो रहा साहूकार अचानक अपनी बीवी को लात मारता है और वो पलंग से जा गिरती है। ए महारानी, सो रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? कहीं से हवा आ रही है जो मुझे तंग कर रही है। देख कौन सी दरवाजा या खिड़की खुली है। साहूकार की बीवी डरते हुए देखती है और ढूंढकर उस जगह को ढकती है। तब साहूकार आराम से सोता है। जिसका तन पहले ही गर्म कंबलों से लिपटा हो, उसे एक जरा सी ठंडी हवा सता रही थी। और उधर महावीर, जिनके पास ठंड से बचने का कोई रास्ता तक नहीं था, वे बेचारे किससे शिकायत करें। खैर, कल सुबह सर्दी को कम करने वाली थी या गरीबी की ठंड के कहर को बढ़ाने वाली थी, ये किसी को नहीं पता था। अगली सुबह होती है। अम्मा को कल से बेहतर लग रहा था। मीना छोटू स्कूल के लिए निकलते हैं और महावीर काम के लिए। सलमा को कोई काम पर नहीं रखता था, पता नहीं क्यों। इसी वजह से बेचारी 2 पैसे कमा भी नहीं पा रही थी। सुन छोटू, तू स्कूल जा, मैं काम ढूंढने जाती हूँ। और मीना काम ढूंढते ढूंढते दूर एक घर में झाड़ू पोछे के काम की बात करती है। और तू क्या भाग कर आई है? नहीं नहीं, तो ये स्कूल का यूनिफॉर्म? वो तो बस स्कूल की छुट्टियाँ हो गई तो लगा कि इसे घर में पहनकर कपड़ों की बचत कर लूं मालकिन। ठीक है, पर महीने का 200 ही दूंगी, झाड़ू कटका बर्तन सब करने का। जी ठीक है। मीना मन लगाकर सारा काम करती है और लौट जाती है। अब से वो रोज ही ऐसा करने लगी। वो खुश थी कि महीने के आखिर में वो 200 रुपए कमा कर अपने घर पर देगी और फिर एक और गर्म कंबल आएगा, फिर किसी को ठंड नहीं लगेगी। अब मीना ने एक और घर भी पकड़ लिया था। सब सही चल रहा था। रोज की ठंड से लड़कर महावीर का परिवार अपनी जंग लड़ रहा था। देवकी बस माला जपते जपते ठंड में सांस बचाए रखने की कोशिश करती रहती थी। जी देखा आपने, हमारी मीना कितनी मेहनत कर रही है आजकल। सुना है एक्स्ट्रा क्लास भी ले रही है। सुबह जल्दी जाती है और देर से घर आती है। मैं तो अब लड़की को ज्यादा रोकती टोकती भी नहीं हूँ। और ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। मीना फिर से अपना काम करने पहुँच जाती है और बर्तन घिस रही होती है। तभी उस औरत के आंगन में कमला आ टपकती है। कमला की नजर जैसे ही मीना पर पड़ती है, वो अपना बड़ा सा मुंह खोल लेती है। हाय रे शालू की माँ, तेरे को क्या आफत आन पड़ी थी जो तू इसे काम पर रखी है? मीनूड़ी, तेरी माँ ने भेजा है ना तुझे यहाँ सब गंदा करने को। ये सुन मीना घबराकर कमला के आगे हाथ जोड़ने लगती है। काकी नहीं, काकी ऐसा मत करो, मालकिन सुन लेगी। काकी प्लीज तमाशा मत बनाओ, वहाँ को पता चल जाएगा। जेलो तमाशा बना रही हूँ मैं? अरे तू 2 टके की मुझे सिखाएगी कि बात कैसे करते हैं? ए शालू की माँ, बाहर आ, जल्दी बाहर आ। मुझे पता होता कि तू ऐसी निकम्मी है जिसके यहाँ ऐसे वैसे नौकर है तो मैं तेरे यहाँ से दूध कभी ना बांधती। कमला की आवाज से मीना की मालकिन बाहर आती है। क्या हो गया? काहे गला फाड़ रही है तू? ये लड़की जिसको तूने नौकरानी रखा है ना, रखने से पहले इसकी जात बिरादरी पूछी थी क्या कि कौन खानदान की है ये? नहीं भला, कौन खानदान की है? अरे खानदान ही नहीं है, सलमा नाम है इसकी माँ का। तू ही बता कौन होगी सलमा? पता नहीं कैसा खून है। औरत ये बात सुनकर मीना को वहीं से पकड़ती है और खींचकर सलमा के घर के बाहर फेंकती है।
बेचारी मीना सलमा के सामने पड़ी पड़ी रोती रहती है। सलमा बस सुन्न होकर सब देख रही थी। अब देखिए क्या महावीर और सलमा इस ठंड से लड़ सकेंगे। जानने के लिए देखते रहिए गरीब पर ठंड का कहर, केवल काका टीवी पर। प्लीज कीप वॉचिंग। दीदी जी, ये आप इतनी सी बच्ची के साथ कैसा बर्ताव कर रही है? इतनी सी बच्ची? अरे मुझे पता होता तुम लोग कौन जात बिरादरी के हो तो मैं इसको अपने घर में घुसने ही नहीं देती। कमला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे बता दिया, वरना तो मैं इस बच्ची पर दया ही कर रही थी। मैं तो मेरा झाड़ू पोछा कटका सब बहू से ही करा लूंगी। आजकल के नौकर पर भी भरोसा नहीं, और मैंने सुना है कि जो गरीब होते हैं उनकी ही नीयत जल्दी खराब होती है। एकदम सही कहा शालू की माँ, तभी तो इनकी कोई तरक्की नहीं हो पाती है। तरक्की? दीदी जी, तरक्की तब होगी जब हमारे लिए कुछ बचेगा। सारी सरकारी योजनाओं पर भी जानकारी बैठाई जाए तो ज्यादातर अमीर ही गरीब बनकर उनका मजा ले रहे होंगे। एक टुक लाइट लगती थी यहाँ, सोचा था सर्दियों में उस लाइट की रोशनी से ही गर्मी आ जाएगी, पर वो भी वो भरा पूरा पेट का साहूकार लगवा लिया। जिसके घर पहले से ही उजाला है, बस वही रोशनी बढ़ती जा रही है। हमारे घर का दिया तो हर रात जलता बुझता है। तेरा लेक्चर सुनने नहीं आए हैं सलमा। अगर इतनी ही जुबान है तो तेरी बेटी को नहीं खुद काम पर आ जाया करना। हम भी तो देखते हैं इस गांव में कौन तुझे काम देता है। तभी देव की लाठी लेकर खांसते हुए बाहर आती है। ये शोर सब इसलिए है ना कि मेरी बहू का नाम सलमा है। क्यों रे कमला, तेरा नाम कमला क्यों है? नाम से जात बिरादरी का हिसाब लगाओगे? रख दिया इसके माँ बाप ने नाम सलमा। नहीं मालूम था उनको कि एक दिन यही नाम इस बेचारी के लिए आधार कार्ड बनेगा। अरे मर जाओगी हिंदू मुसलमान करते हुए मुइयो, मर जाओगी। जात पात ऊंच नीच दिखाई दे रहा है तुमको, पर हमारी मरने वाली हालत किसी को फूटी आंख नजर नहीं आ रही। इतनी ही समाज की चिंता है तो पहले अपनी आंख की गंदगी तो धो लो मुइयो। बुढ़िया की बात सुनकर कमला और शालू की माँ दोनों का खून खौल उठता है। सलमा अपनी सास को चुप करा रही थी। मीना तो अभी भी एक कोने में लगकर भबक भबक कर रो रही थी। अम्मा नहीं, अम्मा ऐसे मत करो, ये लोग हमसे ऊंचे हैं। अम्मा, अगर ये नाराज हो गए तो हम सब यहाँ रहेंगे कैसे? अरे ससुर, ऊंचे मेरी टूटी चप्पल से। ब्राह्मण है तेरा पति, ब्राह्मण की बहू है मेरी बहू सलमा। जाति बिरादरी जाननी थी न तुमको? हाँ तो जात से ब्राह्मण है हम। हो तुम हमसे ऊंची? बोलो, असली जात तो बहू पैसे की है। पैसा है तो समाज में काम है, इज्जत है, और ठंड का ये जुलम भी नहीं है। पैसा नहीं तो तुम गरीब और अछूत बन जाते हो। तूने वो कहानी नहीं सुनी? एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, बस वही कहानी का पात्र बनना था इस नसीब में। बात करती है दोनों। देवकी की उम्र का लिहाज कर वहाँ खड़े सब तमाशाबीन भी चुप ही रहते हैं, मगर देवकी तो आज लगता है जाड़े का च्यवनप्राश खाकर उठी थी, जो इस शक्ति से बोलती है कि फिर कोई चूचू चेचे करता ही नहीं है। वो मीना को उठाकर अंदर ले जाती है और अपने आंचल में छिपा लेती है। उधर कमला और मालकिन दोनों सलमा को घूर रही थी। बता कमला, कि 2 टके की बुढ़िया मुझको सुनाकर चली गई, ये तो गड़बड़ हो गई। जरा ये तो बताना, इस बुढ़िया का बेटा कहाँ काम करता है? एक उसकी कमाई पर ही उछल रही है ना ये सब की सब। सलमा ये सुनकर डर जाती है। वो दोनों के आगे हाथ जोड़ती है। मालकिन, माफ कर दो, आज ही थोड़ा ज्यादा बोल गई। आप सही कह रही थी, हम लोग छोटे लोग हैं, थोड़ा हिसाब से रहना होगा। आप उनको काम से मत निकलवाइएगा, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। और दोनों अत्याचारी औरतें तो वहाँ से चली जाती हैं, मगर सलमा मीना के पास जाती है और उसे एक जोरदार चांटा लगाती है। तेरे बाप ने यही दिन देखने के लिए अपने हाथ इतने घिसे है ना? ये तो स्कूल जाने का नाटक करके दूसरों के घर बर्तन घिसे। बोल कलमुही बोल, ऐसी क्या पैसों की आग लग गई थी तुझे जो तुझे दूसरों के घर की नौकरानी बनना पड़ा? बोल ना, अब क्या बर्फ जम गई है मुंह में? मगर मीना कुछ भी बोलने की बजाय बस रोती जा रही थी। देवकी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर सलमा उसे दूर कर देती है। माँ वो नहीं बोलेगी, ये हम दोनों का ही प्लान था। इसे पैसे अपने लिए नहीं बल्कि घर के लिए चाहिए थे। तुम और बाबा रात में ठंड से कांपते हो ना, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए दीदी ने सोचा मजदूरी करके ही घर में कुछ पैसे और आ सकते हैं। प्लीज दीदी को छोड़ दो ना। मेरे बच्चों, ये क्या करने चले थे तुम? हम कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, कम ओढ़ भी लेंगे, मगर अपने बच्चों को गरीबी की आग में इस तरह नहीं झोंकेंगे। माफ करना मुझे मीरा, माफ करना। माँ, माँ,
पापा को इस बारे में कुछ मत बताना ना, वरना उनको बहुत दुख होगा। और महावीर के घर में घुसने की आवाज आती है तो सब अपने आंसू पोंछकर सब सही होने का नाटक करते हैं। महावीर आज चुप सा था। वो अंदर आकर बैठ जाता है पर किसी को कुछ नहीं कहता। ए जी, सब ठीक तो है ना? आज फैक्ट्री में एक बहुत ही अजीब घटना हुई सलमा। ठेकेदार ने अचानक से आकर मुझे काम से निकाल दिया और सबके सामने बेइज्जती भी किया। पता नहीं क्या कह रहा था कि तेरे बच्चों की ही गलती है और वो तू भोगेगा अब। ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ पांव का खून जम गया था। मैं गिड़गिड़ाता या हाथ जोड़ता, उससे पहले ही मुझे 2 लोगों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। बोलते हुए महावीर की आंख भर आती है। मीना समझ गई थी कि सब उसकी मालकिन और कमला ने जानबूझकर किया है। वो महावीर के सामने जाकर अपनी बात बोलती कि उससे पहले ही सलमा उसका मुंह बंद करके सारी कहानी अपने ऊपर ले लेती है। ए जी, आज हमारी पड़ोसन धमकी भी देकर गई थी कि मेरे आगे झुक कर नहीं रहोगी तो तेरे पति को काम से निकलवा दूंगी, और ठेकेदार पप्पू के पापा का ही तो दोस्त है। सब मेरी वजह से हुआ है। सब एक दूसरे की गलती छिपाते हुए उस रात भूखे ही सो जाते हैं। वही आखिरी रात थी जो महावीर के परिवार के लिए सामान्य रात थी। हाँ दोस्तों, ये सब सामान्य था। ठंड का असली कहर तो अब आने वाला था। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल थी। गांव के 8 घरों में लोग बीमार हो गए थे। सबको उल्टी दस्त बुखार हो गया था जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। देवकी को भी वही बीमारी हुई, कमला के पति को भी हुई और शालू के माँ के परिवार को भी। अचानक से सब इतने बीमार कैसे पड़े ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। कमला रोज की तरह शालू की माँ के यहाँ दूध लेने जाती है और उसके घर में भी बीमार लोग को देख उसे समझ आ जाता है कि असली बीमारी की वजह क्या है। क्यों रे शालू की माँ, तेरी मती मारी गई थी क्या जो तू अभी तक नहीं समझी कि ये सब क्यों हो रहा है? अरे उस नीच की बेटी तेरे घर आती थी ना, जरूर उसी के छूने से तेरे घर में वायरस फैला होगा। और हम सब तेरे यहाँ से तो दूध ले जाते हैं, तो तेरे यहाँ से हम सबके घरों में आ गया। कमला की बात में दम था, इसलिए शालू की माँ उसकी बात मान लेती है और सब औरतें इकट्ठी होकर सलमा के घर के बाहर तमाशा करने लगती है। ए वायरस की दुकान, जल्दी बाहर निकल। तू और तेरी बेटी की वजह से ही हम सब बीमार हुए हैं और तू अपने कोप भवन में आराम फरमा रही है? हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सलमा शोर सुनकर बाहर आती है तो देखती है लगभग पूरा गांव ही उसके घर के बाहर जमा हुआ था। दीदी जी, मालकिन, ये कैसा शोर है? माँ जी की तबीयत खराब है। लो जी, मैं तो अभी बात ही कर रही थी, बात का सबूत भी देख लो जी। वायरस तो घर में ही है, तभी तो हम सबको मिला है। कल तक जो बुढ़िया उछल उछल कर हमको ताने मार रही थी, उसकी पोती ने उसे भी बीमार कर दिया। दीदी जी, ये आप क्या बोल रही है? जो तुझे सुनाई दे रहा है वही। तेरी बेटी शालू की माँ के घर में काम करती थी और हम सब वहाँ से दूध लेते थे। तेरी बेटी ने अपने कीटाणु वहाँ छोड़ दिए जो हम सबके घर में आकर हमारे परिवार को बीमार कर दिए हैं। तभी तो तेरी सास भी बीमार है। बता, है कोई जवाब तेरे पास? धीरे बोले, मेरे पति अंदर ही है। मीना के काम के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। उनको सुनाई देगा तो बहुत बुरा लगेगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस बीमारी के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। हम भी आप सबकी तरह सामान्य से हाड़ मांस वाले लोग हैं दीदी जी। ये जरूर भयंकर ठंड पड़ने से हुआ है। माँ जी की बेहालत ठीक नहीं है। महावीर पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है। सलमा, मीना काम करती थी, वो भी इनके यहाँ? ये कौन से काम की बात कर रहे हैं? अरे इस मियाँ बीवी की भोली बातों में फंसने का कोई फायदा नहीं है। इनको तो सजा देनी चाहिए, बस सजा। आज से इस घर से हम सबका कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। ना हम इनका मुंह देखेंगे, ना इनमें से किसी को छुएंगे। जैसे फसल कटने के बाद खरपतवार को उखाड़ फेंकते हैं ना, वैसे ही इनको भी इस गांव से निकाला जाता है। पड़े रहो अपनी इस गंदगी में, इसी कोने में। सलमा महावीर रोते हुए हाथ जोड़ रहे थे। बेचारों को बिना गलती के ही बहिष्कार किया जा रहा था, मगर इतने में कहाँ कमला को सुकून मिलता। वो इधर उधर देखती है और फिर, पर इतनी सजा काफी है क्या? जो इन्होंने मेरे परिवार के साथ किया उसके लिए तो इनको मारना चाहिए। तो मारो इनको मारो। और सब लोग पत्थर उठाकर महावीर और सलमा पर फेंकते हैं और इतनी भयंकर सर्दी में बेचारों को अच्छी खासी चोटें आती हैं। महावीर ने सलमा को बचाने के लिए अपनी बाहों में लपेट लिया था, मगर जल्लाद गांव वाले गरीब के दुश्मन ही रहेंगे। इस मारामारी के बीच जोर से एक दबंग आवाज आती है, ठहरो। सब लोग पलटकर देखते हैं तो एक हष्टपुष्ट नौजवान डॉक्टर उनके पीछे खड़ा था, जो आगे आकर लोगों को रोकता है। क्यों मार रहे हैं इन दोनों को? अरे डॉक्टर, तुमको नहीं पता होती गांव की चीजें, तुम शहर के शांत जगह के लोग हो।
गांव में ऐसा ही होता है। इन सब ने हमारा अम्मा, बहन, पति, बच्चों न जाने किस किस को बीमार किया है, तो इनको तो मारना बनता है। अरे फलानियो, तुम रुक क्यों गई, मारो ना। अरे चौधराइन जी, माना कि मैं शहर का छोरा सूं, पर गांव में ही पला बड़ा सूं, तो जी गांव वाली बात तू मेरे से करना, समझी? तो सब अपना अपना पत्थर या तो खुद के सिर पर मार लें या साइड में फेंक दें। बस दो ही विकल्प हैं आप सबके पास। मैं शहर से खास इसी बीमारी की जांच के लिए भेजा गया डॉक्टर हूँ, तो जब तक मैं जांच नहीं कर लेता या कोई पत्थरबाजी नहीं करेगा। सब औरतें देव की धमकी से डर जाती हैं और देव सलमा महावीर को उनके घर में बैठाने लगता है। डॉक्टर साहब, अंदर नहीं जाओ, ये लोग अछूत है, तुम भी बीमार हो जाओगे। मैं डॉक्टर नहीं, राक्षस हूँ जी, तू मेरी चिंता ना कर। चलिए आप लोग अंदर आइए। देखिए क्या डॉक्टर देव महावीर और सलमा के ठंडे बड़े जीवन में राहत की गर्मी लाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए गरीब पर ठंड का कहर, केवल काका टीवी पर। प्लीज कीप वॉचिंग। डॉक्टर देव सलमा और महावीर को अंदर बैठाता है और उनके घर की हालत देखता है। ना ही सोने को ठीक से बिस्तर, ना ओढ़ने को गरम कंबल। ये देखकर देव का दिल रो देता है। डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर, अगर ये बीमारी मेरी वजह से सबको हुई है तो बाहर जाकर किसी को बताना मत, वरना सब मेरे बच्चों का जीना हराम कर देंगे। माँ जी आप आराम कीजिए, बीमारी किस वजह से हुई है मैं पता लगा लूंगा। और देव सबकी जांच करता है। अब भी सारा गांव सलमा के परिवार को ही दोष दे रहा था। शाम को देव सबको एक जगह बुलाता है जो महावीर के घर के सामने होती है। डॉक्टर साहब बताओ, ये छुआछूत इनकी वजह से ही फैला है ना? देखो तो हमारे गांव को एक कैसी महामारी लगा दी इन सब ने तो। बस करो आप सबको जो बीमारी हुई है वो खास कीटाणु की वजह से हुई है, जिसका बैक्टीरिया जानवर में पाया जाता है। जैसे भैंस, गाय, यानी किसी बीमार भैंस का दूध पीने से वो सभी लोग बीमार पड़े हैं। इसीलिए इंसान के डॉक्टर के साथ साथ जानवर का भी डॉक्टर मंगवा ही लीजिए। ये सुनते ही सब शालू की माँ को घूरने लगते हैं, क्योंकि उन सब ने उसी की भैंस का दूध पिया था। इसका मतलब सबको बीमार करने वाली वही थी। अच्छा ऐसे कैसे? अगर ये बात है तो फिर मेरी भैंस का दूध तो ये सलमा के घर जाता ही नहीं था, तो ये ससुरी बुढ़िया कैसे बीमार पड़ी? कीटाणु इन्हीं के घर से निकले हैं तभी तो। इस बात पर देव हंस देता है और कमला और शालू की माँ के पास जाता है और उनको उनकी शॉल और गर्म कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनकर दोनों हैरान थीं। इतनी ठंड में अगर आप हमारा स्वेटर उतार देंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे क्या डॉक्टर? क्या शहर से ज्यादा पढ़ लिए हो क्या जो पगली पगली बात कर रहे हो? एक बार मेरे कहने से ऐसा करिए और फिर मेरे साथ आइए। दोनों देव के साथ आगे बढ़ती हैं। सलमा जी, महावीर जी, आप लोग साइड होइए और इनको घर के अंदर आने दीजिए। कमला हैरानी से देव की ओर देखती है। इस घर के अंदर हम जाएंगे? अरे फकीरों का घर है ये डॉक्टर, और कौन जाने ये किस धर्म किस जाति बिरादरी का है। तुम तो ऊंचे खानदान के लगते हो, तुम भी ये सब कर रहे हो। तुम बीमार हो जाओगे डॉक्टर, दूर रहो यहाँ से। मेरा धर्म, मेरी जाति सब एक है। इंसानियत और मेरा पेशा मुझे वही सिखाता है। मैं बीमार होने नहीं, बीमार का इलाज करने आया हूँ। आप दोनों अंदर आओ। कमला और शालू की माँ सलमा के घर के अंदर जैसे ही आते हैं ठंड से कांपने लगते हैं। वो देखते हैं कि पूरे घर में दरार आ रही है। छत खुली हुई है जहाँ से ठंड रात भर आती रहती है। साथ ही ओढ़ने वाले कंबल फटे हुए हैं। इस घर के अंदर रहकर भी ठंड से आदमी बच नहीं सकता है। ये तुम लोग इस हालत में यहाँ रहते हो? छी! अब सब बाहर आइए। आपने देखा सलमा के घर की हालत? इस घर की हालत की वजह से माँ जी को अधिक ठंड लगी है, जिस वजह से वो बीमार पड़ी हैं, ना कि बीमार भैंस का दूध पीने से। समझे आप सब? तो सलमा और महावीर के परिवार को दोष देना बंद कीजिए। कमला ये सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। उसमें जरा सी दया जागती है तो वो अपना शॉल देवकी को जाकर ओढ़ा देती है और ठंड से कांप रही देवकी को थोड़ा आराम मिलता है। जिस तरह इनके इस पुराने घर की हालत है, यहाँ किसी का भी ठंड से बचना संभव नहीं है। माँ जी का शरीर उम्र की वजह से सबसे कमजोर था, इसीलिए वो पहले बीमार पड़ी हैं। तो जब आप सब एक ही गांव में हैं, तो आप लोगों को खबर क्यों नहीं है कि कोई इस कड़क ठंड में ऐसे मर मर कर अपनी रातें बिता रहा है? सब लोग देव की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। मगर डॉक्टर, ये सलमा हम जैसी नहीं है। मेम साहब देखो इसे, सलमा आप सब जैसी ही तो है। आप सब मुझे भला बुरा कह लो, पर मेरी सलमा के साथ ऐसा बर्ताव करना बंद कर दो। हमें 2 पैसे कमाने की बहुत जरूरत है। हमारे परिवार को काम करने दो। हम सब हाथ जोड़ते हैं आपके। सलमा और महावीर और उनके बच्चे चारों घुटनों पर आकर हाथ जोड़ते हुए गांव वालों के आगे रोने लग जाते हैं और गांव वाले सब अपनी अपनी नजर झुका लेते हैं। आप लोग जो भी बीमार हैं, मैं सबका इलाज कर दूंगा, लेकिन जो बीमारी आपने अपने मन में पाल रखी है उसका क्या होगा? कौन करेगा उसका इलाज? कौन सी बीमारी डॉक्टर साहब?
इंसानियत ना होने की बीमारी। अगर आप सब लोग ज्यादा नहीं बस जरा जरा सी मदद भी करें तो महावीर के परिवार की मदद की जा सकती है। ऐसे में ना आपका कुछ घटेगा ना कोई नुकसान होगा, लेकिन आपका जरा महावीर के लिए कितना बड़ा सहारा होगा आपको अनुमान भी नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हमको भीख नहीं, हमको बस काम चाहिए। मेहनत करके हम कमा कर अपना गुजारा कर लेंगे। भीख तो आज है कल खत्म हो ही जानी है। आप सब बस हमारी मदद करना चाहे तो हमको रोजगार दे दो। देव दोनों की खुददारी देखकर बहुत खुश होता है और गांव वाले इस बात पर विचार करते हुए चले जाते हैं। महावीर और सलमा आकर देव के पांव पकड़ लेते हैं। डॉक्टर बाबू, आप देवता बनकर आए हमारी जिंदगी में। जब हमें कोई छूने को तैयार नहीं था तो आपने हमारी माँ जी का इलाज किया। आप भगवान ही है डॉक्टर बाबू। अरे अरे आप खड़े होइए, पहले पाँव मत लगिए। महावीर आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, ऐसे पाँव मत लगिए। मैं तुम्हारी नौकरी का इंतजाम करता हूँ, तब तक माँ जी का ख्याल रखना। मैं अस्पताल से कोई लड़का भेजकर माँ जी की दवाइयाँ भिजवाता हूँ। एक बार बुखार कम हो जाए तो हम शहर ले जाकर इनका चेकअप करवा लेंगे। देव अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सबकी भलाई करता हुआ वहाँ से निकल जाता है और सलमा महावीर बहुत खुश होते। ए जी, देखा आपने, आज पड़ोसन और वो मालकिन दोनों हमारी झोपड़ी में आए, वरना इतने बड़का लोग कहाँ ही पाँव रखते हमारे गरीब खाने में। सब डॉक्टर बाबू की दया है। शायद अब अच्छे दिन आएंगे सलमा। मैं जरा सा आटा शक्कर ले आता हूँ, आज तो थोड़ा सा हलवा बनाकर बच्चों को खिला दे। सब बहुत खुश थे और महावीर निकल पड़ता है पंसारी की दुकान पर आटा लेने। वो दुकान पर जाकर दूर खड़ा होकर आवाज लगाता है, काका, ओ काका, पाव भर चून छान दियो और पाव भर शक्कर। आज बच्चों को सलमा हलवा बनाकर खिलाएगी। चून शक्कर ले रहे हो, काजू बादाम घी भी ले लो। हलवा इसके बिना कैसे बनेगा? अरे काका, इतना सब कैसे लूं? बस चून का ही पैसा है मेरे पास। सलमा पानी डालकर लापसी बना देगी, बच्चे बेचारे उसी का स्वाद चाट लेंगे। भोले हैं, बहल जाएंगे। आज माँ की तबीयत में सुधार है ना, तो सब खुश है। और डॉक्टर बाबू बाकी गांव के भाइयों को भी ठीक कर देंगे। अब ठंड के साथ अच्छे दिन भी आएंगे काका। पर तू इतनी दूर खड़ा होकर क्यों बोल रहा है? अरे काका, पास आऊंगा और किसी चीज को हाथ लग गया तो तुम और बाकी ग्राहक वो सामान छुएंगे नहीं, इसीलिए पहले ही दूर खड़ा हो गया हूँ। ये सुनकर पंसारी वाले को बहुत दुख होता है कि सबके बारे में सोचने वाला ये मजदूर कितना डरा हुआ है। हम सब ने इसको इतना डराया है कि हमारी दुकान के पास आने तक से डर रहा है बेचारा। डॉक्टर बाबू सही कह गए हैं कि हम लोग इंसानियत ही भूल चुके हैं। हे महावीर, ले इधर आकर सामान ले ले। महावीर खुश होकर आज पहली बार सब ग्राहक के बीच में घुसकर दुकान से नॉर्मल लोगों की तरह सामान लेने लगा था। उसने पैसे देकर थैली उठाई तो उसे वजन ज्यादा लगा। अरे काका, ये थैली कुछ भारी नहीं लग रही है। तेरी काकी ने कल कुछ लड्डू फालतू बनाए थे तो मैंने थोड़े से बच्चों के लिए डाले हैं, घर ले जा। महावीर खुश होकर घर लौटता है। सलमा, तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी कि आज पंसारी काका की दुकान पर क्या हुआ मेरे साथ। लो, पहले बच्चों के लिए लापसी चढ़ा दो, और उसमें काका ने मिठाई भी भेजी है। पापा, मिठाई लाए हो? ये मिठाई मिठाई। जिन्हें कभी कभी खुशियाँ मिलती है ना दोस्तों, वो छोटी खुशी को जश्न की तरह जीते हैं। सच कहा है किसी ने कि जिंदगी सुख दुख का संगम है। आसानी से खुशियाँ मिलने वालों की जिंदगी भी तो बोरिंग हो जाती है। सलमा थैली खोलती है तो उसमें 2 लड्डू निकलते हैं जो मीना और छोटू खा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें घी काजू बादाम भी निकलते हैं। महावीर सलमा ये देखकर हैरान थे। आप ये सब कैसे लाए? इतना पैसा? आपने इतना पैसा इन पर खर्च कर दिया। माँ जी की दवाई ले आते इससे बढ़िया। सलमा, मगर मैंने इनका पैसा नहीं दिया, शायद ये काका ने अपनी तरफ से दिए हैं। भगवान, मैंने जो इस परिवार के साथ बुरा बर्ताव किया मुझे उसके लिए माफ करना। महावीर से मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आज उसके बच्चे भूखे ना सोएं। सलमा महावीर काका की दरियादिली देखकर बहुत खुश होते हैं और सलमा घी वाली लापसी बनाती है और सलमा माँ जी को कटोरी में डालकर लापसी दे ही रही होती है कि तभी महावीर को लगता है कि जैसे उसके घर के बाहर बहुत हलचल हो रही है और बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। महावीर का दिल बैठ जाता है पर वो दरवाजा नहीं खोलता है। सलमा, बाहर लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। तभी दरवाजे पर भयंकर ठक ठक होती है, इतनी भयंकर कि बच्चे भी डर जाते हैं। महावीर घबराकर दरवाजा खोलता है तो सामने बहुत बड़ा थाल लेकर कमला खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। दीदी जी, आप इतनी रात को? अरे भाई सलमा, महावीर ऐसा क्या पकाया है तुमने कि खुशबू मेरे घर तक आ रही थी। हटो हटो, देखने दो। और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खाना लाई हूँ, चलो गरम गरम खा लो। कमला का ऐसा बर्ताव सलमा और महावीर को हैरानी में डाल देता है। कमला दोनों को साइड करके अंदर आती है और जमीन पर बैठकर ही लापसी चाटने लगती है।
आहा लापसी कभी माँ बनाया करती थी, ऐसी ही स्वाद वाली आज खाने को मिली है, मजा आ गया। अरे तुम खाना खाओ ना। महावीर देखता है कि कमला के अलावा भी बाकी लोग भी वहाँ थे। किसी के हाथ में मुलायम कंबल था तो किसी के हाथ में कोट, कोई गर्म जूते लाया था तो कोई गर्म टोपी। सब महावीर सलमा को ठंड से बचने का सामान देते जा रहे थे और हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे थे। आप लोग ये सब? मैं बताती हूँ, पप्पू के पापा ने ही आपकी नौकरी छीनी थी, उसी की सजा उनको मिली कि ऐसे बीमार पड़े हैं वो। मुझे दोनों माफ कर देना, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना, और मैं बस गरीब अमीर ही करती रह गई। आज से हम सब आप लोगों के लिए हैं, ये सब सामान इस ठंड में आपकी मदद करेगा। सलमा महावीर बहुत खुश होते हैं। अब सब ठीक होने जा रहा था। अब से गरीब के घर में भी इस करहाती ठंड में राहत आने वाली थी। लेकिन सुख एक जगह कहाँ ही टिकता है, इसलिए आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए गरीब पर ठंड का कहर, केवल काका टीवी पर। प्लीज कीप वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गांव वाले सभी लोगों ने मिलकर महावीर और उसके परिवार की बहुत मदद की और उनकी ठंड की परेशानी को दूर कर दिया था। धीरे धीरे एक एक करके उनके घर के टूटे हिस्सों की मरम्मत भी गांव वालों ने कर दी थी। दूसरी तरफ शालू की माँ के पास अब गांव का कोई भी इंसान दूध लेने नहीं आ रहा था। अरे छाजू, तेरी बहू आ नहीं रही दूध लेने, क्या हुआ? उसकी तबीयत पानी तो ठीक है ना? भग ससुर, अब भी अपनी भैंसिया के दूध की पड़ी है तुमको, बुड़बक कहीं की। अपनी बीमार भैंस का इलाज करवा शालू की माँ, वरना ना रहेगी भैंस, ना रहेगा इसका दूध और ना बचेगा तेरा लालच। बताओ, दूध के लिए तो भैंस के पीछे पड़ जाती है, मगर अपनी भैंस का इलाज तक नहीं करा सकती। शालू की माँ ये सुनकर और चिढ़ जाती है और जाकर भैंस को लात मारती है। भैंस बेचारी चिल्लाकर रोकर रह जाती है। बेचारी वो तो बेजुबान जानवर है, मगर अभी बोलने वाली जानवर तो शालू की माँ बनी हुई थी। सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से, तेरी वजह से। इतना चारा खिलाओ और तब भी बीमार हो गई मोटी भैंस कहीं की। जा, आज तुझे मैं चारा देती ही नहीं हूँ। और शालू की माँ अपनी ही भैंस को भूखा रखने लगती है। बेचारी पर हो रहे जुल्म के बारे में वो किसी से कुछ भी कह भी तो नहीं सकती थी। ये सब उस नाली के कीड़ों की वजह से हुआ। ना वो सलमा की बेटी मेरे घर आती और ना ये सब होता, ना गांव वालों को पता चलता कि मेरी भैंस में कोई खोट है और आज सब मेरी भैंस का दूध पी रहे होते। मैं नोट छाप रही होती, लेकिन उस परिवार ने सब गड़बड़ कर दी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। शालू की माँ बदले की आग में जल रही थी और दूसरी ओर अब से महावीर के घर में ठंड से बचने के लिए रोज आग जलाई जा रही थी। सब खुश थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और महावीर देखता है कि दरवाजे पर वही साहूकार खड़ा था जिसने महावीर को ईंधन नहीं लेने दिया था। मालिक, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता। साहूकार इतना सुनते ही हाथ जोड़कर महावीर से माफी मांगता हुआ रोने लग जाता है। मुझको माफ कर दो महावीर, मैं तो बस अपने ऐशोआराम में अकड़ रहा था, मगर मैं जान ही नहीं सका कि तुम कितनी तकलीफ में होगे। मेरे पास तो इलेक्ट्रिक हीटर है, तो बाहर की ठंड ने मुझे छुआ ही नहीं, लेकिन तुम तो बस उस जरा से ईंधन के ऊपर ही निर्भर करते थे ना, और मैंने तुमको वो भी नहीं ले जाने दिया था। माफ कर दो। महावीर साहूकार का हाथ थामकर उसे माफ कर देता है। मैं भी अभी ठंड की वजह से इतना भयंकर बीमार होकर लौटा हूँ कि मैंने साक्षात यमराज के साथ चाय नाश्ता लगभग कर ही लिया था। 3-3 कंबल ओढ़कर सोने वाला आदमी, जिसका घर भी एकदम पक्का है, जब उसे इस ठंड ने नहीं बख्शा तो तुम किस हाल से गुजर रहे थे मैं समझ गया। इसीलिए आज ठीक होते ही तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे माफ कर देना महावीर, मैं कुछ लाया भी हूँ तुम्हारे लिए। और साहूकार एक इलेक्ट्रिक हीटर लाकर महावीर को दे देता है और वो चौंक उठता है। वो मना भी करने लगता है। ये तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए खास लाया हूँ। बेचारे इतनी ठंड में चलकर स्कूल से लौटते होंगे, इस हीटर के सामने बैठेंगे तो राहत मिलेगी। साहूकार हीटर रखने लगता है तो महावीर उसे रोक देता है। मालिक, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर माफ करना मालिक, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा है, बस ये हीटर मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ मालिक, मुझे माफ कीजिएगा। पर अगर मैंने ये हीटर रखा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हैं? ये कैसे होगा? मेरी इतनी औकात नहीं है मालिक कि इस तोहफे के हीटर को बिजली से चलाऊं और फिर बिजली के बिल को चुकाने के लिए घर के राशन का पैसा भी इसमें ही डाल दूं। हम गरीब लोग हैं मालिक, हमें ऐसे फैंसी आरामों की आदत नहीं है, आप इसे ले जाइए। और साहूकार महावीर के इस जवाब से पूरी तरह हिल गया था। जहाँ हम एक झटके में गीजर, हीटर, ब्लोअर चला लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिजली पहुँच तो गई है मगर बिजली चुकाने का दम नहीं है। साहूकार की आत्मा रो उठती है महावीर के परिवार को बेबस देखकर, और वो रोता हुआ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शायद उसके मन में भी वही सब चल रहा था जो आपके और हमारे मन में है। अब डॉक्टर देव भी गांव लौट आए थे
और वो आकर देखते हैं तो महावीर सलमा के घर की तो काया पलट हो रखी थी। ये देख देव को बहुत खुशी होती है। मैं जानता था कि ये गांव वाले इतने भी बुरे नहीं हैं, बस इनके लीडर ही खराब हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ और एक खुशखबरी भी है कि गांव वाले और आपकी माँ सब एकदम ठीक हैं और ये बीमारी भी अब खत्म होने को है। रब रखा, ईश्वर सबका कल्याण करे। सब आपकी ही कृपा से हुआ है डॉक्टर बाबू। नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और स्वाभिमान ने आखिर तुमको समाज में जगह दिलवा ही दी ना। मैंने अस्पताल में बात करी है, उनको एक नर्स चाहिए छोटे मोटे काम के लिए, तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया है। कल से तुम काम पर जा सकती हो सलमा। ये सुनकर सलमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब से उसके पास रोजगार होगा, वो ये सोचकर ही खुशी खुशी सो जाती। लेकिन शालू की माँ को कहाँ ही शांति थी। वो बाल बिखेरे हुए रात में कमला के पास पहुँचती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे शालू की माँ, रात में क्या गांव घूमने निकली है जरक पर बैठकर, जो डायन की तरह बाल बिखेर आई है? सब ठीक तो है? शालू की माँ कमला के घर के अंदर पहुँचती है और एक बड़ा चाकू उठाती है। मेरी भैंस को बीमार करने वालों को आज मैं छोड़ूंगी नहीं, और तू भी चलेगी मेरे साथ बस। ऐसा उस डॉक्टर ने क्या बोल दिया जो तूने पार्टी ही बदल ली रही? कमला, मैं तेरी इतनी पुरानी जानने वाली हूँ और तूने भी मुझसे दूध लेना बंद कर दिया। जी तो कर रहा है, तुझे भी मारूं मैं, पर तू मेरे दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो वो भिखारी लोग हैं जो मेरी नींद हराम करके सो रहे हैं। कमला हैरानी से शालू की माँ को देख रही थी। वो घबराकर उस पर झपटती है और उससे चाकू छीनकर उसे चांटा लगाती है। बस शालू की माँ, बहुत हुआ। जब मैं समझ गई तो तू क्यों नहीं समझी अभी तक कि वो लोग हमसे अलग नहीं है, हम जैसे ही हैं, बस गरीब हैं, मगर ठंड तो उनको भी लगती है ना। याद कर, जब वो छोटी मीना तेरे यहाँ आती थी और तू ठंडे पानी से उससे काम करवाती थी, वो भी चप्पल बाहर उतरवाकर नंगे पांव उस ठंडी फर्श पर वो काम करती थी। याद आया? सोच, तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा ही बर्ताव करे तो क्या उसे ठंड नहीं लगेगी? शालू की माँ नजर नीचे कर लेती है। अब भी समय है शालू की माँ, मैं बदल गई हूँ। उनको आगे बढ़ाने में मैं और पप्पू के पापा उनका साथ दे रहे हैं। तू भी करेगी तो तेरे भी पाप साफ हो जाएंगे। आखिर इतनी पूजा पाठ और मंदिर में माथा टेकने का क्या ही फायदा, जब डॉक्टर की एक सीधी बात भी अब तक हम नहीं समझ पाए। जब भगवान ने ही उनके भक्तों को छुआछूत जात पात पर नहीं बांटा तो हम कौन होते हैं? शालू की माँ सोच में पड़ जाती है और घर लौटने लगती है, पर वो जाती नहीं है। वो महावीर के घर की ओर बढ़ती है। वो खिड़की से झांककर देखती है तो महावीर के दोनों बच्चे एक दूसरे से सटकर सो रहे थे और सलमा महावीर के कांधे पर सिर टिकाए सो रही थी। उनके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। कमाल है, मेरे पास इतनी दौलत, इतने नरम गद्दे, इतने मुलायम कंबल होने पर भी मैं आज तक इतने सुकून से नहीं सो सकी हूँ। इनके पास ऐसा ज्यादा क्या है, मैं पता करके रहूंगी। और शालू की माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का सूरज उगता है जो कड़ाके का था। सब इतनी खिली धूप पाकर खुश थे। लोग बाग बाहर आकर धूप सेक रहे थे। सलमा भी नहा धोकर खुश होकर डॉक्टर देव के पास अस्पताल में जाने लगती है, मगर घर का सारा काम फैला देख रुक जाती है। जाओ सलमा, ये सब मैं कर लूंगा। तुम तो रोज ही करती हो, क्या मैं अब तुम्हारे लिए घर नहीं संभाल सकता? तुम जाओ, मैं फैक्ट्री लेट चला जाऊंगा। सलमा महावीर का सपोर्ट पाकर खुशी खुशी अस्पताल के लिए निकलती है। वो जैसे ही रास्ते से गुजरती है, जो नजरें उसे घूरा करती थी, वही नजरें उसे देखकर खुश हो रही थी। उधर बच्चे भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं और महावीर घर का काम निपटा ही रहा होता है कि अचानक उसे बाहर खड़े लोगों के अफरा तफरी की आवाजें आती हैं, पर वो ध्यान नहीं देता और माँ को चाय पिला रहा होता है। और अचानक से ही सेकंड भर में उसका पूरा मकान हिलने लगता है। महावीर का मकान पहाड़ किनारे पर था, तो जमीन जैसे ही खिसकती है, सबसे पहले महावीर के मकान को खतरा होता है। महावीर, महावीर, सलमा, अरे महावीर बाहर आओ, तुम्हारा मकान ढहने वाला है, बाहर आओ। महावीर कुछ कह पाता कि तभी उनका मकान ढहता चला गया और वो मकान के मलबे में अपनी माँ के साथ फंसा रह गया। लोग बाग चीख रहे थे। तभी मलबे से बाहर जरा सा उठकर उसने पहले अपनी माँ देवकी को बाहर धकेला, जिसे लोगों ने बचा लिया था। सलमा को भी जमीन खिसकने की खबर लग चुकी थी और वो दौड़कर वहाँ पहुंचकर बेकाबू होने लगी। ए जी कहाँ रह गए आप? अरे कोई बचाओ, उनको निकालो। कोई आगे बढ़ता कि तभी और जमीन कांपती है और बचा कुचा मकान भी धमाधम करके बिखरने लगता है। अरे हम जाएंगे तो हम भी दब जाएंगे। नहीं नहीं, पता नहीं ये भूकंप के झटके कब तक आएंगे। कोई भी महावीर को बचाने के लिए आगे नहीं जाता है। ये देख सलमा ही जाने लगती है, लेकिन कमला उसे जकड़ लेती है। सलमा होश में आ, तू अंदर जाएगी तो तू भी दब जाएगी। इतने भारी पत्थर के बीच कोई कैसे ही बच सकता है? तू रुक जा सलमा, अपने बच्चों की खातिर रुक जा। यूं खड़े खड़े क्या देख रहे हो आप सब? एक गांव वाला आपके सामने अपने मकान के नीचे दब गया और आप उसे बचा तक नहीं सके। सिर्फ आवाज लगाने से ही बचाया जा सकता,
तो रात में जागते रहो करने वाले चौकीदार की मौजूदगी में भी चोरियां ना होती। मदद के लिए हाथ लगाना होता है, वो भी दो नहीं, बस एक ही। एक हाथ मिलकर क्या इन पत्थरों को नहीं हटा सकते हैं? और डॉक्टर देव की जोश भरी बात सुनकर गांव वाले सभी आगे आते हैं और एक साथ मकान के मलबे को हटाने लगते हैं। एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया था मैंने और इन्होंने, सब एक झटके में ढह गया दीदी जी, कुछ नहीं बचा। सोचा था आज जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है, पर यहाँ तो जिंदगी ही खत्म हो गई। ये क्या कर दिया भगवान तूने। नहीं सलमा, रो मत, सब ठीक ही होगा। लोग पत्थर हटाते जा रहे थे, ये सोचकर कि एक और आखिरी बड़ा पत्थर हटाने पर शायद महावीर वहाँ से निकल जाएगा। ये सोच सब शांत थे, लेकिन पत्थर के नीचे से कोई हलचल नहीं थी। अरे ऐसा तो नहीं है कि कहीं महावीर निपट गया? चुप कर तू छाजू, जब भी बोलता है खराब ही बोलता है। और गांव वाले जैसे ही वो बड़ा पत्थर हटाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए आखिर क्या हुआ होगा महावीर के साथ। क्या गरीब की ठंड ने दम तोड़ दिया है? जानने के लिए देखते रहिए गरीब पर ठंड का कहर, केवल काका टीवी पर। प्लीज कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जब ठंड के कहर से महावीर का गरीब परिवार बच रहा था, तभी कुदरत के कहर से वो बच नहीं पाया और महावीर का पहले से ही तंग हालत वाला घर ढह गया। सलमा वहीं खड़ी होकर विलाप करती रह गई, मगर वो घर को नहीं बचा सके। पर गांव वाले जब महावीर को बचाने में जुट रहे थे, तब पत्थरों को हटाने पर सब देखते हैं कि महावीर तो वहाँ पत्थरों के नीचे दबा हुआ है ही नहीं। अरे सलमा, तेरा आदमी तो यहाँ है ही नहीं। हम किस लिए बचाना फचाना कर रहे थे? कहाँ मर गया वो? ए भाई, ये मर गया वर गया जैसे शब्द इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हारा इलाज करना भी बंद कर दूंगा। कोई तो भावना रखो महावीर के लिए, आखिर वो तुम्हारा गाँव वाला है। सलमा महावीर को लापता पाकर बहुत रोने लगती है। माँ, बाबा कहाँ चले गए? यही होंगे बेटा, शायद सो गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे उठकर। सलमा छोटू के साथ साथ खुद को भी दिलासा दे रही थी, लेकिन महावीर आसपास नजर नहीं आ रहा था और गांव वाले महावीर महावीर पुकारने लगते हैं, लेकिन कोई हलचल घर में नहीं होती है कि अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर खाई में गिरता है। ये देख गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि घर के पिछले हिस्से के टूटने की वजह से महावीर भी खाई में गिरकर ही खत्म हो गया हो और हम यहाँ उसे ढूंढकर फिजूल में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं? फालतू में ही सब गांव वालों का टाइम वेस्ट करा दिया। हाँ, अरे मर गया होगा ससुरा कीड़ा कहीं का। इतना सुनते ही कमला आगे बढ़ती है और उसके जोरदार तमाचा मारती है। क्या कहा? कीड़ा? अगर महावीर कीड़ा है तो तू क्या है बे? और हम सब क्या हैं? देखा जाए तो इस धरती पर हम सब कीड़े मकोड़ों की तरह ही तो पिस रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसको क्या कीड़ा बोलता है? और क्या बोला, टाइम वेस्ट? इधर आ, देख इस सलमा का चेहरा, इन मासूम बच्चों के आँख के आंसू देख। अरे बाप चला गया है इनका, तू भी तो बाप है ना। ये घर महावीर की बजाय तेरा होता तो गणेश, बोलना। और ये सुनकर वो शर्म के मारे नजर झुका लेता है। देव को कमला का ये कदम इतना अच्छा लगता है कि गर्व से उसकी छाती फूल जाती है कि आखिर समाज से एक बुराई तो हटाई देव ने। दोस्तों, कहते हैं ना, आचरण अच्छा हो तो इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ूंगी कि जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो कम पढ़े लिखे लोग आपकी बात सुनते हैं और मानते भी हैं। आखिर देव ने गांव में बदलाव ला ही दिया था, मगर महावीर कहाँ चला गया? सब महावीर को मरा मानकर विलाप कर ही रहे थे कि तभी कमला को ध्यान आता है कि इतना शोर होने पर भी यहाँ शालू की माँ नहीं है। ऐसा क्या काम कर रही है वो जो इधर नहीं आई? चलो चलो शालू की माँ के यहाँ चलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। सब लोग मिलकर शालू की माँ के यहाँ पहुँचती हैं और देखते हैं कि शालू की माँ चोट खाई हुई, बिखरे बाल, खराब हालत में घर के बाहर खड़ी थी और घर के अंदर देखे जा रही थी। तू यहाँ क्या ढूंढ रही है? तुझे पता है वो सलमा का मकान ढहे? हाँ पता है, और मेरा भी मकान ढहने को ही है। महावीर मेरी भैंस को बचा कर ला रहा है, बस एक बार मेरी भैंस आ जाए बाहर, फिर ढहे तो ढहे और बना लेंगे। शालू की माँ अपनी भैंस की परवाह कर रही थी। ये देख गांव वाले भी जाकर रिस्क के साथ उस घर में घुसते हैं और महावीर की मदद करके उसकी भैंस को बाहर ले आते हैं। जैसे ही भैंस बाहर आती है, बाकी लोग भी बाहर आ गए थे और तभी शालू की माँ का मकान फटफट करके गिर जाता है, मगर उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी और शालू की माँ भैंस के लाड़ लड़ाती है। ये देख गांव वाले इमोशनल हो जाते हैं। तुम सब कितना ही कहो मेरी भैंस बीमार है, पर मेरी बेटी है ये, 10 दिन की छोड़कर मरी थी इसकी माँ इसे, तब नाम रखा था इसका मैंने शालू। तब से मुझे ही अपनी माँ समझती है, आज घर के साथ ये भी खत्म हो जाती। महावीर कहाँ है महावीर? और महावीर चोट खाया हुआ भीड़ में से निकलता है और शालू की माँ उसके आगे हाथ जोड़कर उसके पांव पड़ने लगती है
लेकिन महावीर उसे रोक देता है। नहीं मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो बेजुबान जानवर है। बेचारी कुछ ना भी करते तो भी कुछ बोल नहीं पाती। एक आप ही तो थे जो उसकी आवाज समझ गए थे। वो तो समय पर मैंने आपकी चीखें वहीं से सुन ली थी। मैं जानता था धरती खिसकेगी तो गांव के 2 घरों को ही खतरा है, एक मेरा घर और एक आपका। जब महावीर अपनी माँ बच्चों को बचा रहा था तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरता है, लेकिन ओट की वजह से उसके नीचे पतली सुरंग बन गई थी। महावीर वहाँ से निकल ही रहा था कि दूर से ही उसे शालू की माँ की चीखने की आवाजें आने लगती हैं और वो बिना देरी किए बिना किसी को बताए वहाँ से निकलकर भागता हुआ शालू की माँ के यहाँ पहुँचता है और सबसे पहले उसे बचाकर बाहर लाता है। महावीर, महावीर, मेरी तुलसी, मेरे आंगन की तुलसी बचा लाओ। अब घर खत्म हो रहा है मालकिन। तुमको अब अपनी बेटी शालू को बचाना याद आ रहा है मालकिन। महावीर अपना सिर पीटता हुआ मौत से खेलकर आंगन में जाकर इधर उधर शालू को खोजने लगता है। ये देख शालू की माँ भी अपना माथा पीट लेती है। अरे शालू, शालू, वो खूंटे से बंध रही है। शालू मेरी भैंसिया, उसे लेकर आओ जल्दी, छप्पर टूटने वाला है। हैं? शालू की माँ, शालू की माँ, जो गांव वाले तुमको बोलते थे मालकिन, वो शालू एक भैंसिया है। और महावीर अपना माथा पीट लेता है और निकल पड़ता है भैंस को बचाने। खूंटा बहुत टाइट बंधा था, इसलिए वो मशक्कत करता रहता है और घर ढहता चला जाता है। शालू की माँ बस चीखती जा रही थी। गांव के शोर की वजह से लोगों तक उसकी आवाज भी नहीं जा रही थी। भैंस के मुंह में शालू की माँ ये भी भूल गई थी कि वो दौड़कर मदद भी तो ला सकती। जब महावीर अपनी माँ बच्चों को बचा रहा था तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरता है, लेकिन ओट की वजह से उसके नीचे पतली सुरंग बन गई थी। महावीर वहाँ से निकल ही रहा था कि दूर से ही उसे शालू की माँ की चीखने की आवाजें आने लगती हैं और वो बिना देरी किए बिना किसी को बताए वहाँ से निकलकर भागता हुआ शालू की माँ के यहाँ पहुँचता है और सबसे पहले उसे बचाकर बाहर लाता है। महावीर, महावीर, मेरी तुलसी, मेरे आंगन की तुलसी बचा लाओ। अब घर खत्म हो रहा है मालकिन। तुमको अब अपनी बेटी शालू को बचाना याद आ रहा है मालकिन। महावीर अपना सिर पीटता हुआ मौत से खेलकर आंगन में जाकर इधर उधर शालू को खोजने लगता है। ये देख शालू की माँ भी अपना माथा पीट लेती है। अरे शालू, शालू, वो खूंटे से बंध रही है। शालू मेरी भैंसिया, उसे लेकर आओ जल्दी, छप्पर टूटने वाला है। हैं? शालू की माँ, शालू की माँ, जो गांव वाले तुमको बोलते थे मालकिन, वो शालू एक भैंसिया है। और महावीर अपना माथा पीट लेता है और निकल पड़ता है भैंस को बचाने। खूंटा बहुत टाइट बंधा था, इसलिए वो मशक्कत करता रहता है और घर ढहता चला जाता है। शालू की माँ बस चीखती जा रही थी। गांव के शोर की वजह से लोगों तक उसकी आवाज भी नहीं जा रही थी। भैंस के मुंह में शालू की माँ ये भी भूल गई थी कि वो दौड़कर मदद भी तो ला सकती है और सब लोगों ने महावीर की हिम्मत के लिए तालियां बजाई। उधर शालू की माँ अपनी भैंस शालू से लिपटकर खुश होती है। तू बच गई, मेरी जान बच गई। घर का क्या है, और बना लेंगे। जैसे शालू की माँ ने एक झटके में ये बोल दिया, ऐसे महावीर नहीं बोल सकता था। उसका घर तो गया, यानी सब चला गया। वो मायूस होकर रुआंसा होकर अपने परिवार से मिलता है और अपने खंडर वाले घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। ईंटा ईंटा जोड़कर बनाया था ना सलमाई, और सब कुछ वापस ईंटा ईंटा में ही बदल गया। देख क्या कमाल करती है कुदरत भी, माटी से उठाकर माटी में ही मिला डालती है। मन छोटा मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। सारा परिवार एक दूसरे को थामे बस रो रहा था कि तभी महावीर के कांधे पर शालू की माँ का हाथ आता है। अगर मेरी शालू को बचाने वाले को मैं नहीं बचाऊंगी तो शालू मुझे कभी माफ नहीं करेगी। घर बनेगा, लेकिन हम दोनों का बनेगा साथ साथ, और हम सब मिलकर तुम्हारा नया घर बनाएंगे। महावीर सलमा को तो विश्वास ही नहीं होता है कि सारा गांव उनकी साइड होकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था और सबने फिर ईंटा ईंटा उठाकर एक एक करके महावीर के खंडर हो चुके घर को फिर से बनाना शुरू किया। डॉक्टर बाबू, ये सब चमत्कार आपकी वजह से हुआ ना? मेरा काम तो बस दवाई देना और इंजेक्शन लगाना है बहन जी। ये चमत्कार वगैरह करने का डिपार्टमेंट ऊपर वाले के पास है। हाँ, मैंने एक झूठ बोला था कि बीमारी भैंस की वजह से हुई है, वो इसीलिए ताकि मोहतरमा को थोड़ा सबक मिले। लगता है अब पूरा सबक मिल ही गया है। हैं? तो डॉक्टर साहब ये सब तो ठीक है, पर इतना ही बता दिए हैं तो ये भी बता दीजिए कि वो ससुर बीमारी हुई किस चीज से है? हाँ, वो तो नॉर्मल ठंड का वायरल था, 2 दिन में वैसे भी ठीक हो ही जाना था। मगर असली बीमारी तो आप सबके भीतर थी, ये छुआछूत, गरीबी अमीरी, छोटे बड़े की। मुझे तो उसे जड़ से खत्म करना था
ताकि महावीर जैसे बाकी लोग भी चैन और आराम से रह सके। आज आप सबको एक होता देखकर लग रहा है कि अब इस गांव को किसी डॉक्टर देव की जरूरत नहीं है। और सब देव के आगे हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया कहते हैं और देव गांव वालों को इंसानों की बस्ती बनाकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और शालू की माँ और महावीर का मकान इस बार आजू बाजू में बनने लगा, वो भी उसी की हाइट जितना। मालकिन, एक ही कमरा बहुत है, हमको आदत है मालकिन, आप तले काहे चढ़वा रहे हैं? तुमको जरूर आदत होगी गरीबी की ठंड की, लेकिन घर को नहीं है। घर हमारा बराबरी मांग रहा है। अब से कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम भैंसिया के दूध से कमा रहे हैं तो तुम बर्फ बनाकर, क्या छोटा बड़ा है यहाँ? तो मालकिन, क्या मैं आपके यहाँ काम करने आ सकती हूँ? वो ठंड जाने में तो अभी भी 1 महीना बचा है ना? ना रे बिटिया, तू अब स्कूल जा बस। इतना पढ़ के डॉक्टर देव की तरह इसी गांव की डॉक्टर बन जाना। और मैं तो कहती हूँ भैंसिया वाली डॉक्टर बन, ताकि मेरी शालू का इलाज तुझसे ही कराऊं। बच्चों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। शालू की माँ का दरिया दिल देख गांव वाले सब उसे महान बोलने लग जाते हैं। और इस तरह कमला और शालू की माँ, जो एक बार महावीर और सलमा के जानी दुश्मन थे, वो उनके पड़ोसी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे। और देखते ही देखते महावीर का वो घर बना जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उस कड़ाके की सर्दी में महावीर और सलमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब से ना उनको ठंड का डर था, ना गांव से निकाले जाने का। दोनों पति पत्नी ईमानदारी से कमाने भी लगे। और अच्छे पड़ोसन की तरह शालू की माँ और कमला कभी उनके घर से सब्जी मांगती तो खीर दे जाती, तो कभी एक दूसरे के घर ये दावत करने लगे। और एक दिन जब डॉक्टर देव लौटे तो गांव का ऐसा बदला नक्शा देखकर बड़े खुश हुए और ऐसा भाईचारा देख सबकी तारीफ भी करी। इस तरह ठंड की मार भी महावीर की दुनिया नहीं उजाड़ सकी। ऐसी ही नैतिक कहानियों में चटपटा तड़का वाला एंगल देखने के लिए आप सब जुड़े रहिए फटाफट काका टीवी से और देखते रहिए लगातार केवल काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।